हेलो दोस्तों। हाँ, तो अब अपन पढ़ते हैं। इससे पहले वाले जो अपना वीडियो था उसमें अपन ने पढ़ा था आपका जो सेकंड लेसन था पॉलिटिकल बुक का मूल अधिकार का फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाल दिया था उसमें कहाँ तक हो गया था, समानता का अधिकार हो गया था। इसके बाद में 19 से 22 है ना, वो आता है स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था कि समानता का अधिकार कंप्लीट कर लिया था और स्वतंत्रता का अपन पढ़ने वाले थे। तो आज पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों, अपना टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और ये लो स्वतंत्रता का अधिकार। एक मिनट में लेजर पेन ले लेता हूँ। हाँ, अब पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 22 से अनुच्छेद 19 से 22 तक, यानी कि जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। उनमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया गया था। उसके बाद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब एक एक को पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 19 में क्या है, अनुच्छेद 20 में क्या है, 21 में क्या है और 22 में क्या है। 22 तक कौन सा अधिकार आएगा? स्वतंत्रता का अधिकार आएगा। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। पहला तो ये याद रखोगे कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ तक वर्णित है, 19 से लेकर 22 तक। अब जो इसका फर्स्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 19। उसमें देखो, अब अनुच्छेद जो 19 है, देखो अगर आप आगे की जो क्लास ही रहेगी बीए एमए या आप कंपटीशन की जब तैयारी करोगे तब आपको सब डिवीजन मिलेंगे, इसके उपभाग मिलेंगे अनुच्छेदों के, जैसे 19(1), 19(2), 19 ऐसे, है ना, उस प्रकार से मिलेंगे आपको। यहाँ जो आपकी बुक में है उन्हीं को मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 19 है उसमें बुनियादी स्वतंत्रता है, कितनी है? छह बुनियादी स्वतंत्रताएं याद रखना। मूल संविधान की अगर अपन बात करें तो इसमें भी 7 मूल बुनियादी स्वतंत्रताएं शामिल थी, ABCDEF और G तक। ठीक है ना। अपन इसमें जो 44वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट हुआ 1978 में, उसमें संपत्ति की जो 19(1)(F) थी, उसको संपत्ति का उसमें वर्णन था, संपत्ति की स्वतंत्रता थी, उसको हटा दिया गया है। तो अपन पढ़ते हैं एक एक को कि देखो अनुच्छेद 19(1) याद रखनी, बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, समझना। ठीक है, तो 19 जो 1(a), देखो इसको पूरा आर्टिकल को ऐसे लिखा, 19 अगर आपने लिख दिया गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर पूरा, क्योंकि जो स्वतंत्रताएं हैं वो 19(1) में है, 19 जिसका उपभाग फर्स्ट उसमें वर्णित है। फिर इसमें जो प्रतिबंध है वो अलग अलग, जो 19(2) में है, 3 में ऐसे आएंगे, लेकिन इसका जो 6 जो स्वतंत्रता हैं वो आपको इस प्रकार मिलेगी। तो 19(1)(a) में याद रखना, कौन सा अनुच्छेद? 19(1)(a), उसमें वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक यानी बोलने की, अभिव्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, तथा इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया है। अगर आपको पूछे कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, तो आपका आंसर रहेगा 19(1)(a). ठीक है, तो वाक व अभिव्यक्ति के साथ साथ कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? इसमें स्वतंत्रता दी गई है प्रेस की। अब देखिए इसका मतलब, देखो वाक व अभिव्यक्ति यानी कुछ भी बोलने का अधिकार हो सकता है क्या व्यक्ति कुछ भी, किसी को कुछ भी बोल सकता है? ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, इस पे प्रतिबंध है। इस पे क्या है? प्रतिबंध है, जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है ना, कि प्रतिबंध याद नहीं रखोगे तो आप तो सोचोगे कि अपन कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि अपना मौलिक अधिकार है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वाक व अभिव्यक्ति का अधिकार है आपको, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। देखते हैं क्या क्या है। विदेशी राज्यों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध। ठीक है, दूसरा लोक व्यवस्था, आपके बोलने से लोगों में आक्रोश नहीं होना चाहिए। लोक व्यवस्था, सदाचार, यानी कि जो आप विचार व्यक्त कर रहे हैं, है ना, वो अनैतिक नहीं होने चाहिए, सदाचार पूर्ण होने चाहिए। न्यायालय की अवमानना ये नहीं है।
कि न्यायालय ने जो जजमेंट दे दिया उसकी आप उनका वो, या अपन कह सकते हैं न्यायालय की अवमानना में न्यायालय के विरुद्ध भी नहीं बोल सकते, यानी कि न्यायालय अवमानना, मानहानि, किसी के प्रति अपन जब बोले या किसी दूसरे व्यक्ति की अपन बात करें तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसकी मानहानि हो रही है, उसके मान को, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि अपनी बेइज्जती हो रही है कुल मिला के। फिर है अपराध उद्दीपन, आप अपराध करने के लिए किसी को उत्तेजित नहीं कर सकते, कि ये उत्तेजित नहीं कर सकते, कहने का मतलब मेरा ये है कि आप कोई दूसरा व्यक्ति उसको अपराध करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है अपराध उद्दीपन है, ठीक है। तो अपन फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अनुच्छेद 19(1)(a) में क्या है, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसी के साथ प्रेस की स्वतंत्रता, इस पे कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय अवमानना, मानहानि, अपराध उद्दीपन, ये इस पे क्या है प्रतिबंध हैं। फिर इसके बाद में अगला अपना आता है अनुच्छेद 19(1)(b), ठीक है। इसमें है शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन, यानी कि शांतिपूर्ण आप सम्मेलन कर सकते हो। फिर है अनुच्छेद 19(1)(c), उसमें है संघ बनाने की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा नहीं है आतंकवादी संगठन नहीं बना सकते हो आप, ठीक है ना। तो संघ बनाने की स्वतंत्रता है। यहाँ पे भी शांतिपूर्ण जो सम्मेलन था उसमें सशस्त्र विद्रोह नहीं है, ऐसे नहीं कि हथियार लेके आप सम्मेलन कर रहे हो, नहीं, सम्मेलन कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्ण। वैसे ही संघ है ना, जैसे कि अपन किसान संघ बनाते हैं जो सरकार को अपनी मांगे देते हैं, जैसे विद्यार्थियों के कई संगठन होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ABVP, NSUI, ये संघ है ना, ये स्टूडेंट यूनियंस है ना। तो इसमें एक बात तो यह है कि संघ, लेकिन वो बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन देश के विरुद्ध आप कोई संघ नहीं बना सकते। इसी में एक अबिटमेंट किया गया, एक संशोधन किया गया, 97वां संविधान संशोधन 2011 में, है ना। इसमें सहकारी समिति बनाने का भी अधिकार जोड़ दिया गया, यानी कि वर्तमान में सहकारी समिति बनाने का अधिकार किसमें है, 19(1)(c) में है, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 19(1)(d), घूमने की स्वतंत्रता। देखो दोस्तों, भारत का नागरिक भारत में कहीं पर भी घूम सकता है, उसको घूमने से कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है, कहीं पे भी। लेकिन इसका अपवाद यह है कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं, अपने ट्राइबल्स जो एरियाज हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, उनमें आपको घूमने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन उस पर यह है कि आपको पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि देखो जनजातियां हैं वो अपनी भाषा नहीं समझती, है ना। जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें जनजाति जो रहती है वो अपनी अलग भाषा रखती है, अपना अलग कल्चर रखती है। आप उसमें चले जाओगे आपको कोई मार देगा, कर देगा, तो इसलिए आपको घूमने की तो स्वतंत्रता है, लेकिन जो ट्राइबल्स यानी जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें घूमने की स्वतंत्रता नहीं है, पहले आप अनुमति लोगे। फिर है तो घूमने की स्वतंत्रता अब किसमें है, 19(1)(d) में है। फिर है आर्टिकल 19(1)(e), भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता आपको है। देखो, इसमें पहले जम्मू कश्मीर में आपको निवास या बसने की स्वतंत्रता नहीं थी। अब जो जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 था, अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है, यानी कि उसके प्रावधानों को खत्म कर दिया गया है। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख एक तो और एक जम्मू, अलग केंद्र शासित प्रदेश कर दिए गए, यानी कि जो जम्मू कश्मीर राज्य, क्योंकि राज्य पहले 29 थे, वर्तमान में कितने हो गए, 28 हो गए हैं, है ना। तो वो अब हट गई है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में आप निवास व बसने की स्वतंत्रता नहीं थी, अब वर्तमान में ऐसा कुछ है नहीं। फिर इसके बाद में भी इस पर प्रतिबंध आता है कि आप जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसमें भी ये प्रतिबंध लगाया जाता है ना। तो 19(1)(e) में क्या है, बसने की या निवास की स्वतंत्रता। अब देखो, ई के बाद में क्या था, F,
एफ क्या हुआ, 19 एक एफ संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। फिर 19 एक जी में उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार आपको, यानी कि आपको कोई भी उपजीविका व्यापार कारोबार करने का अधिकार देता है, लेकिन आप ऐसा व्यापार नहीं कर सकते जिससे जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे जैसे कि आप तस्करी नहीं कर सकते, जैसे कि आप जो जैसे तस्करी में जैसे ये अफीम गांजा वगैरह ये है, इसकी तरह तस्करी की जाती है, तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कारोबार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन जो समाज के विपरीत जो कारोबार है वो करने पे मनाही है। तो ये आपने देखा। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि कैसे, देखो ये एक जो 19 आर्टिकल की जो 6 स्वतंत्रताएं, बुनियादी स्वतंत्रताएं हैं, जैसे जैसे एक बच्चा जन्म लेता है और बड़ा होता है, वैसे इसको क्रमानुसार व्यक्ति के विकास के आधार पर अपन समझ सकते हैं। जैसे वाक अभिव्यक्ति, बच्चा नवजात शिशु जन्म लेता है, सबसे पहले वो क्या करना सीखता है, बोलना सीखता है, बोलने की स्वतंत्रता, वाक्य यानी बोलना, बोलने की स्वतंत्रता। फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, परिवार में बड़ा होके कहाँ जाता है, अपन कह सकते हैं कि वो अपने परिवार के या मोहल्ले के बच्चों से मिलता है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं अपन सम्मेलन कर रहा है वो, ठीक है ना। अब देखो उसका सम्मेलन भी शांतिपूर्ण है ना, तो वो एक सम्मेलन कर रहा है। आप इसको याद रख सकते हैं एक बच्चे की स्टेप से। बच्चा जन्म लिया तो सबसे पहले क्या सीखा, बोलना। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 19 एक बी में क्या है, सम्मेलन, बच्चे या परिवार के या कह सकते हैं मोहल्ले के बच्चे एक जगह इकट्ठा होते हैं, वो सम्मेलन करते हैं। फिर इसके बाद में बच्चा कहाँ जाता है, विद्यालय, यानी कि एक क्लास उसका क्या हो सकती है, संघ हो सकता है। अब क्लास में विद्यालय घूमने का क्या बना रहा है, टूर बना रहा है, तो घूमने की स्वतंत्रता। और घूमते घूमते मान लो बच्चे को वो जगह पसंद आ गई, उसने सोचा मैं यहाँ बसूंगा, बड़ा होकर वो वहाँ बस जाता है या निवास कर लेता है, तो कौन सी आ गई, निवास की स्वतंत्रता। अब आप वहाँ बस गए यानी रहने लग गए, तो सबसे अधिक ज़रूरत किसकी होगी आपको, उपजीविका की होगी, आजीविका की होगी, है ना, यानी कि पैसे कमाने की आवश्यकता, कारोबार व्यापार करने की आवश्यकता होगी। तो आई थिंक आपको ये ऐसे समझ आ सकता है कि सबसे बच्चा पहले क्या करना सीखता है, बोलना तो अभिव्यक्ति की, उसके बाद अपने परिवार के अन्य जो मोहल्ला होता है उसके बच्चों से मिलता है, सम्मेलन की, फिर वो क्लास में जाता है, संघ की, क्लास घूमने जाती है, घूमने की, फिर वो वहाँ बसने की सोचता है, निवास की, और फिर वह कारोबार करने की सोचता है, तो उपजीविका वर्ती व्यापार की स्वतंत्रता। तो आपको इस प्रकार से क्रम में ये याद हो जाएगी। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, और आया हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। आप कमेंट करा करो, कमेंट्स करोगे आप तो मेरे को लगेगा वास्तव में जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रही है। अगर कमेंट्स नहीं करोगे ना तो मेरे को भी पता नहीं रहेगा आपको आ भी रही है नहीं आ रही, है ना। फिर है अब दूसरा जो इसका स्वतंत्रता का अधिकार है वो कहाँ से, 19 से 22 तक था। 19 अपन ने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे 20, अपराध दोष सिद्धि में संरक्षण। मान लो किसी ने कोई अपराध किया ही नहीं हो, है, तो ये जो आर्टिकल अनुच्छेद 20 है वो अपराध दोष सिद्धि, अपराधों को सिद्ध करने में संरक्षण प्रदान करता है। कैसे करता है कि व्यक्ति को उस समय तक आप अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक व्यक्ति अपराध के समय तक लागू किसी कानून का उल्लंघन ही नहीं किया हो। यानी कि आप अपराधी जब आप किसी कानून को तोड़ रहे हो। आपका पुलिस जब तक चालान नहीं कर सकती जब तक कि आपके पास गाड़ी के कागज हैं, गाड़ी चलाने का लाइसेंस है, पहनने के लिए हेलमेट है ना, आप बिल्कुल जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका पालन कर रहे हो, इंडिकेटर की जगह इंडिकेटर दे रहे हो, रेड लाइट हो रही है तो वहाँ रुक रहे हो, तो आप क्यों नहीं कर सकती चालान, क्योंकि आपने किसी कानून को तोड़ा ही नहीं है ना। तो जब तक व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन नहीं करेगा जब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। देखो दोस्तों, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल में आपके पास पॉलिटिकल है तो बहुत बढ़िया, नहीं भी है, अगर आपके साथी दोस्तों के पास नहीं है तो उनको
और कुछ नहीं, ये ज़रूर कहना कि आपको आपके मौलिक अधिकार ज़रूर पढ़ने चाहिए। अगर किसी नागरिक को, भारतीय नागरिक को अपने मौलिक अधिकार पता नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ उसका जीवन निरर्थक है, उसका जीवन अच्छा नहीं हो सकता। तो आप भी इनको अच्छे से पढ़ें, और अगर पढ़ लिया और समझ लिया तो आप भी लोगों को बताएं, क्योंकि एक नागरिक का कम से कम ये तो दायित्व होना चाहिए कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार तो जाने, क्योंकि इसी से व्यक्ति का क्या हो सकता है, सर्वांगीण विकास हो सकता है। अब देखो ये कह रहा है, अब कई कहते हैं पुलिस वाले, आप अरे भाई मैंने कोई कानून तोड़ा ही नहीं, मैं अपराधी क्यों हूँ मैं अपराधी, मैंने कानून ही नहीं तोड़ा। तो ये कह रहा है अपराध दोष सिद्धि के संरक्षण में, तो कितनी गजब बात है। जब तक व्यक्ति अपराध के समय तक लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं करेगा जब तक वह अपराधी नहीं है। दूसरा, एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। यानी जैसे आपने एक अपराध किया और ऐसे नहीं किया आपको, जैसे कि भैया आपने, जैसे आपने एक अपराध किया, उसकी सज़ा आपने न्यायालय ने दे दी, आपने सज़ा काट ली, फिर उसके बाद में आप छूट के गए जेल से वापस, तो ऐसे नहीं कि वापस चलो, आपने है ना वो अपराध किया था, अरे भाई मैंने जो अपराध किया था उसकी सज़ा काट ली। यानी एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है, 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा। फिर है, अपराध के समय तक सजा से अधिक नहीं दी जा सकती। जैसे अपराध के समय अपने मान लो जैसे चोरी एक अपराध है, क्या करना, चोरी करना एक अपराध है, उसके लिए गवर्नमेंट ने मानो कि भाई 3 महीने की सजा का प्रावधान कर रखा है, 3 महीने की सजा का प्रावधान कर रखा है। अब व्यक्ति ने जैसे जुलाई माह में अपराध किया, उस समय चोरी की सजा 3 माह थी, ठीक है, और उस 3 माह थी, सजा कितने माह थी, 3 माह थी। अब अगस्त में उस सजा को बढ़ा के 6 माह कर दिया, लेकिन व्यक्ति ने अपराध तो जुलाई में किया था, तो जुलाई के अकॉर्डिंग उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। ऐसे नहीं कि अगस्त में जो 6 माह की कर दी उसके अकॉर्डिंग मिलेगी, नहीं। यानी कि जिस अपराध के समय जो सजा का प्रावधान है उससे अधिक सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो ये तीनों अपराध दोष सिद्धि में, यानी कि जब तक व्यक्ति किसी कानून को तोड़ेगा नहीं वो अपराधी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया है तो एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जा सकती है, इससे अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। तीसरा, अपराध के समय जो सजा का प्रावधान है वही सजा दी जाएगी। ये किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 20 में है, ठीक है। फिर देखो 21, बहुत ही गजब, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण और दैहिक, इसको नॉर्मल बोलते हैं जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार, बहुत से अधिकार इसमें, स्वच्छ जल पीने का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ हवा लेने का अधिकार, है ना। और अभी ये नया जोड़ा है, जो रिसेंटली जुड़ा है, वो है निजता का अधिकार, अपनी निजी लाइफ, पर्सनल लाइफ के बारे में आपसे कोई पूछे आप बताओ तो ठीक, नहीं बताओ तो आपको कोई भी दंडित नहीं, उसका आपको दंड नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसा कर रहे हैं तो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो मैं ऐसे बोल रहा था, अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार। देखो मैं आगे लिख भी रखा है मैंने आगे की स्लाइड्स में, वो अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी इन अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता। मैं समझाऊंगा आपको जब अपन राष्ट्रपति शासन पढ़ेंगे। उसकी 2 शक्तियां होती है, सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां 3 है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, उस समय बताएंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है ना का संरक्षण है, यानी कि जीवन का अधिकार। फिर है, देखो एक अबिटमेंट आया, बहुत ही अच्छा आया था, अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार, आरटीई बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन। आरटीई की फुल फॉर्म क्या होती है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। ये अधिकार 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अप्रैल 2010 में इसको लागू कर दिया गया है, बिल्कुल। तो अनुच्छेद 21 में तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, लेकिन अनुच्छेद 21A में जो कब जुड़ा, 2002 में, कौन सा संविधान संशोधन, 86 से 86वां संविधान संशोधन। तो ठीक है दोस्तों, तो अपन ने पढ़ लिया 19 पढ़ लिया, 20 पढ़ लिया, 21 पढ़ लिया, और अब चलते हैं 22 पे।
देखो बहुत ही गजब। 22 अनुच्छेद 22 में दो शब्द लिखे हुए मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगी गिरफ्तारी, एक मिलेगी निवारक नजरबंदी। एक तो क्या मिलेगी आपको, गिरफ्तारी मिलेगी, एक निवारक नजरबंदी। गिरफ्तारी के बारे में अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है, गिरफ्तारी के बारे में दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने इसको, गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी। गिरफ्तारी में क्या है, व्यक्ति को बंदी बनाने का कारण जान, अगर किसी व्यक्ति को कोई बंदी बना रहा है तो देखो पहले क्या होता, अपन जब तक मूल अधिकारों के बारे में नहीं जानते थे तो अपन ने कई मूवीज देखी होगी कि पुलिस वाले आए, किसी को बंदी बनाया और उठा के ले गए। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अगर पुलिस वाले एक बंदी बना रहे हैं तो आपको उसके कारण जानने का मूल अधिकार है, यानी गिरफ्तार करने, आप बंदी को सॉरी व्यक्ति को बंदी बनाने गए हो, गिरफ्तार करने गए हो, तो उसका कारण उस व्यक्ति को बताना पड़ेगा। इसीलिए तो फिर वो डायलॉग आता है फिल्म का, मेरे पास अरेस्ट वारंट है, वो वारंट वो कारण है आपका, है ना। तो ये देखो हर आप भी देख ऐसी फिल्मों में जब गौर करा करो ये कौन सा अधिकार है, फिल्मों में खूब बताते हैं। आर्टिकल 15 पे तो मूवी भी बनी है अपने, अनुच्छेद 15 पे बनी है, आर्टिकल 15 नाम से मूवी बनी है ना। तो गिरफ्तारी, तो व्यक्ति को बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार, देखो क्या बता रहा है, कारण जानने का, कानूनी सहायता प्राप्त करने का, यानी कि वकील से परामर्श करता है ना, यानी कि कानूनी सहायता प्राप्त वकील कर सकता है, कानूनी सहायता प्राप्त करने का भी अधिकार है। और तीसरा है 24 घंटे के अंतर्गत न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित, इसमें यानी कि अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है तो न्यायाधीश के सामने उसको कितने घंटे में उपस्थित करना पड़ेगा, 24 घंटे के अंतर्गत। बस आने जाने वाला जो समय है, यातायात में परिवहन में जो समय लगता है उसकी गणना इसमें नहीं होगी। जैसे कि अपराध किसी ने राजस्थान में अपराध किया और वो अपराधी भाग के चला गया गुजरात, अब गुजरात में उसको अरेस्ट कर लिया गुजरात में पुलिस ने, तो अब गुजरात से कम मान लो 8-9 घंटे लगेंगे, तो वो 24 घंटे में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, वो 8 घंटे काट दो, घटा दो, फिर 24 घंटे इंक्लूड होंगे उसमें, जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये तीन, गिरफ्तारी के बारे में, गिरफ्तार बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार है, कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, और 24 घंटे में उपस्थित होने का अधिकार है, ठीक है ना। और दो सिद्धि में अलग था, दो से सिद्धि में जो अनुच्छेद कौन सा था, 20 था ना, वो उसका अलग था, उसको देख लेना। फिर है निवारक नजरबंदी। सबसे पहले तो इसका अर्थ समझो, आप क्या समझो, अर्थ समझो। क्या निवारक नजरबंदी है, इसका अर्थ है अपराध करने से पहले, अर्थात अपराध की आशंका पर ही गिरफ्तार करना, ठीक है ना। यानी कि निवारक नज़रबंदी एक ऐसा प्रावधान है भारतीय मौलिक अधिकारों में कि अगर पुलिस को अंदेशा हो कि ये आतंकवादी गतिविधियों या अशांति की जो भी गतिविधि हैं उसमें या कोई अपराध ये करेगा, उसका ऐसा अंदेशा हो जाए, ऐसी आशंका हो जाए, है ना, कि ये व्यक्ति अपराध कर सकता है, तो उसको अपराध, जैसे कोई आतंकवादी है तो आतंकवादी गतिविधि को करने से पहले ही उसको गिरफ्तार कर लेना, ये कौन सा, निवारक नज़रबंदी, है ना। तो अपराध की आशंका पे गिरफ्तार करना क्या कहलाता है, निवारक नज़रबंदी कहलाता है। इसके अंतर्गत कई कानून बनाए हैं, है ना। उसमें एक फर्स्ट जो कानून बना था वो है निवारक निरोध अधिनियम 1950 में बना था, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में बना था, ये याद कर लेना, इसके तहत पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 बना था। फिर एक बार देखो यहाँ से लो, टाडा, टी टेररिस्ट एंड डिस्प्यूटिव एक्टिविटीज एक्ट 1985 में बना था, यानी टाडा जो कानून बना था वो 1985 में बना है। फिर है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, इसको बोलते हैं पोटा, POTA, देखो पी, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, पोटा। यानी कि कितने, पांच को याद रख लो, निवारक निरोध अधिनियम 1950, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, टाडा 1985 और पोटा 2002 में। तो ये गिरफ्तारी, यानी कि इन कानूनों के तहत व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है। तो गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी का आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट कर दो आप, है ना, मैं उसको वापस एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कमेंट्स में जो भी बच्चों ने
पूछा है ना क्वेश्चंस, जैसे किसी ने समानता का टॉपिक समझ में नहीं आया, किसी को मूल अधिकारों का टॉपिक समझ में नहीं आया, इसका 1 2 3 जितने वीडियो बनेंगे वो फिर डालेंगे एग्जाम टाइम में, अभी नहीं डालेंगे। अभी आप ये पढ़ लो, आपको जो समझ में नहीं आया उसका कमेंट्स कर दो, ठीक है। फिर हम उन कमेंट्स को नोट कर लेते हैं, फिर उसको डाल देते हैं, ठीक है। और देखो वीडियो मेरे को जैसे भी टाइम मिलता है ना वैसे मैं बना दूंगा, ठीक है। पढ़ा मैं पूरी बुक दूंगा आपको अब, ठीक है। फिर है आगे इसके बाद देखो समानता का हो गया 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया 19 से 22। अब आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 24 में, 23 व 24 में, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार है वह किसमें है, अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 में है मानव के क्रय विक्रय व बेगार प्रथा पर रोक है, यानी कि मानव का क्रय विक्रय, पहले क्या मनुष्य को खरीदा और बेचा जाता था। अगर आपने पुरानी फिल्में देखी हो तो उसमें देखा होगा, नौकर को खरीद लाए, नौकर रखने के लिए व्यक्ति को ही खरीद लिया, दास प्रथा थी, खरीद फरोख्त होती थी किसकी, व्यक्तियों की। तो भैया ये बिल्कुल बंद हो गया है। अगर किसी व्यक्ति के साथ क्रय विक्रय की स्थिति आती है तो वह उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके तहत जो क्रय विक्रय कर रहा है उसको दंडित किया जाएगा। तो मानव का जो क्रय विक्रय वो एक है बेगार, यानी कि आपने कोई भी कार्य तो कर लिया लेकिन उसका पैसा नहीं मिला, उसका श्रम नहीं मिला, आपको उस परिश्रम का आपको पारितोषिक नहीं मिला, है ना, है ना। जैसे कि दिहाड़ी मजदूरी पे गए, 300 रुपये मजदूरी पे गए आप, ठीक है, मजदूरी सारे दिन की और ठेकेदार ने वो पैसे खा लिए, तो भैया बेगार प्रथा पर भी रोक लगा दी गई है, यानी कि मानव के क्रय विक्रय व बेगार। देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, उसमें फर्स्ट 23 तो कह रहा है मानव के क्रय विक्रय व बेगार प्रथा पे क्या है, रोक है भैया। इस अनुच्छेद द्वारा बेगार प्रथा तथा जबरदस्ती करवाए गए श्रम का निषेध किया गया है। देखो जबरदस्ती, लेकिन राष्ट्र के लिए, राष्ट्र का कोई भी कार्य है, श्रम करना राष्ट्र के लिए, देश के लिए, तो राज्य अपन को क्या कर सकता है, अपन को आदेशित किया जा सकता है भाई ये कार्य आपको करना पड़ेगा, यानी कि आपको उस कार्य को करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लेकिन उसमें भी फिर भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ, सबके लिए इक्वल कराया जाएगा, यानी कि देश सेवा के लिए आपसे कार्य करवाया जा सकता है। फिर है अनुच्छेद 24 में है बाल श्रम निषेध है। बाल श्रम, इसके अनुसार, इस आर्टिकल के अनुसार ये 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों में, खानों में और जोखिमपूर्ण जो भी कार्य हैं वो निषेध है, यानी जो 14 वर्ष से कम आयु का बालक है उससे आप खानों वगैरह में इनमें नहीं काम नहीं करवा सकते। ये है बाल श्रम निषेध, यानी बेगार प्रथा किसमें, 23 में है, और बाल श्रम निषेध 24 में है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद किससे है, 25 से 28 तक। देखो फिर मैं याद दिला देता हूँ, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। अब एक एक आर्टिकल पढ़ देते हैं। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, आचरण की स्वतंत्रता, धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता है, यानी धार्मिक अंतःकरण की, धर्म को अबाध यानी कि कोई बाध्य नहीं कर सकता आपको, ठीक है, अबाध रूप से मानने की, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। किस आर्टिकल में, 25 में करने की स्वतंत्रता। इस अनुच्छेद द्वारा व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसके लिए आपको कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता, आपको कोई भी बाधित नहीं कर सकता। फिर है अनुच्छेद 26 में जो भी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता रहेगी, यानी अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक कार्यों में क्या रहेगी, आपको प्रबंधन कर सकते हो। क्या क्या, कि लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, ये तीनों नहीं बिगड़ने चाहिए, यानी कि एक तो आपका आचरण यानी सदाचार पूर्ण रहना चाहिए, लोक व्यवस्था को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर है स्वास्थ्य, है ना के अधीन रहते हुए अपन क्या कर सकते हैं, धार्मिक प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण किया जा सकता है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो स्वास्थ्य का मैटर है, ठीक है, तो धार्मिक प्रयोजन नहीं कर सकते, मना कर रखा ना राजी ने, तो वो चीज़ है। इन तीनों के अधीन रहते हुए धार्मिक प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण है।
यानी कि आप धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हो। अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार भी है, यानी धर्म के जो भी का विषय हैं उनमें कार्यों का आप प्रबंधन कर सकते हो। और जो पूजा पद्धति है, प्रचार है, वो भी आप कर सकते हो। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 27 कह रहा है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से छूट, यानी कि जो कार्य धर्म के लिए किए जाएंगे उसमें जो पैसे लग रहे हैं, आ रहे हैं, उनमें कर नहीं लगेंगे, करों से उनको मुक्त रखा गया है। अनुच्छेद 28 कह रहा है राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध है। इसमें कह रहा हूँ राजकीय जो भी सरकार जो विद्यालय चला रही है, सरकारी और अर्ध सरकारी विद्यालयों में क्या निषेध है? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अब आप कहोगे कि नहीं सर धर्म की शिक्षा तो दी जाती है, कैसे कि हमारी बुक में आते हैं। तो आपने कभी भी एक ही धर्म के बारे में अपनी बुक में नहीं पढ़ा होगा। जैसे अगर आपको धर्म के बारे में पढ़ाया होगा तो उसमें हिंदू धर्म भी था, मुस्लिम भी था, सिख भी था, ईसाई भी था, पारसी भी था, जैन भी था, बौद्ध भी था, ठीक है ना। तो ऐसा है, वो जरूर शिक्षा दी जा सके, लेकिन पर्टिकुलर किसी धर्म विशेष की राजकीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो ये है कि धार्मिक अंतःकरण के अनुच्छेद 25 में, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की 26 में, और धार्मिक कार्यों में करों से छूट 27 में, और धार्मिक शिक्षा निषेध वो 28 में वर्णित है। तो इस प्रकार आपने देखा ये धार्मिक स्वतंत्रता का। फिर इसके बाद में आता है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30 में। देखो अनुच्छेद 29 और 30 में किसका उल्लेख किया गया है? संस्कृति और शिक्षा का। अब आप ये मत कह देना कि ये सर ये शिक्षा का अधिकार तो 21A में दिया गया था। 21A वाला RTE है, राइट टू एजुकेशन है। ये शिक्षा का अधिकार, ये जो मैं कह सकता हूँ जो संस्कृति व शिक्षा का अधिकार जो 29 और 30 में वर्णित है, 29 और 30 में वर्णित है, वो अल्पसंख्यकों के अधिकार है, अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके अधिकार हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। वह अपनी भाषा में, लिपि में उसको संरक्षित कर सकते हैं, है ना। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का क्या किया गया है? संरक्षण किया गया है। इसमें अपनी भाषा, लिपि को क्या कर सकते हैं? संरक्षण यानी बनाए रखने का उनको अधिकार होगा। किसको? लेकिन अल्पसंख्यकों को। फिर है शिक्षा जो 29 में, 30 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन का अधिकार होगा। जैसे कि आप देख रहे हो तो आपने सुना होगा मदरसे, जो मुस्लिम में जो अल्पसंख्यक वर्ग है वह जो उनके विद्यालय होते हैं उनको मदरसे कहते हैं, जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है इस्लाम वगैरह की, तो वो अलग है। वो इसके तहत, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्गों को क्या दिया गया है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, उनका प्रबंधन करने, उनका संचालन करने का अधिकार दिया गया। इस अनुच्छेद के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने व उनके संचालन संबंधी अधिकार प्राप्त होंगे तथा राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करते समय किसी भी ऐसी संस्था के साथ धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी आप पर्टिकुलर बस इतना से याद रखो, अनुच्छेद 29 में क्या? अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाएं व उनको संचालित करने, उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। तो ये कौन सा? शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। फिर इसके बाद में बहुत ही एक अच्छी बात बता देता हूँ मैं, अनुच्छेद 31। देखो कंटिन्यू चलोगे, 14 से लेकर 18 तक समानता पढ़ लिया, 19 से 22 तक पढ़ लिया कौन सा? स्वतंत्रता का। 23-24 पढ़ लिया शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 अपन ने पढ़ लिया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29-30 में अपन ने पढ़ा है अभी जस्टिस, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार ये जो 30 में है, अनुच्छेद 30 में, वो अल्पसंख्यक वर्गों का है, उनमें शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं अल्पसंख्यक वर्ग। और 21A में जो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा लगा है, उसमें कहा गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि कोई भी बच्चा जो 6 से 14 वर्ष का बालक है उसको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। ये किसका कर्तव्य रहेगा? राज्य का। और किसका अधिकार रहेगा? बच्चों का, जो 6 से 14 तक है वो शिक्षा लेंगे, है ना। तो वो अलग है। 21A अलग है और 30 अलग है। मेरा समझाने का मतलब ये था, आपको समझ में आया होगा। अब है अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार। देखो 30 तक आ गए थे, अब 31 डिलीट कर दिया गया है, यानी कि उसको हटा दिया गया। इसको पढ़ो ध्यान से, मैंने पहले भी पढ़ा है, ये मैंने जोड़ दिया, 3-4 बार पढ़ाया है।
अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया तथा इसे अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। यानी कि अभी भी ये संवैधानिक अधिकार तो है, इसका उल्लेख है अपने संविधान में, कहाँ है, 300 ए में है, लेकिन ये मौलिक अधिकारों में नहीं है। मौलिक अधिकार तो 12 से लेकर 35 तक है, उनमें ये 31 में था, ये 31 अनुच्छेद 31 में था, लेकिन इसको जो 44वां संविधान संशोधन 1978, मैंने बोला भी था 4 और 4 कितने होते हैं, 8, तो सन कौन सा आएगा, 1978। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया है। अब पढ़ते हैं आगे का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको जो समझेगा वही मूल अधिकारों को जान पाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, देखो शब्द भी क्या है, संवैधानिक उपचार, ठीक है। अनुच्छेद 32, इसको पहले ये पढ़ते हैं, क्यों वो है ये। देखो पहले तो आपको जस्ट ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 32 में, या ये पूछा जा सकता है अनुच्छेद 32 में क्या वर्णित है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब मैं आपको बात बता देता हूँ, इस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है, याद रख लेना इस चीज को। क्या है, इस अनुच्छेद को, कौन से को, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, या कह सकते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो आप क्या बताओगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, ठीक है। तथा इस अनुच्छेद का तात्पर्य यह है कि जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह इस अनुच्छेद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में शरण ले सकता है। यानी कि अपन कह सकते उपचार लिखा हुआ है, क्यों, जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो कहाँ जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। कोई व्यक्ति जब बीमार होगा तो दवाई लेने किसके पास जाएगा, डॉक्टर के पास ही जाएगा। उसी प्रकार अगर अपने मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अपन किसके पास जाएंगे, अनुच्छेद 32 के पास जाएंगे। सीधी सी बात है। अपना उपचार कहाँ होगा फिर, 32 में। यानी कि जो भी मैंने अधिकार पढ़ाए हैं इनका हनन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में किस आर्टिकल के तहत जाओगे, अनुच्छेद 32 के तहत। और 32 में ये 5 रिटें जारी करता है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने और एक लाइन जोड़ी है, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 रिटें जारी करते हैं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो 5 रिटें जारी करता है ना, वो किस अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, है ना, ये किसके तहत करते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत 5 रिटें जारी करते हैं। कौन कौन सी करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश मैंडमास, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, अधिकार प्रच्छा क्वांट वारंटो और उत्प्रेक्षण। ये 5 रिटें कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, याद रखना संविधान में इनका क्रम इस प्रकार से है, अपनी जो संविधान की बुक है वो इस प्रकार से इनका क्रम, पहली कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी कौन सी है, प्रमादेश, तीसरी कौन सी है, प्रतिषेध, चौथी कौन सी है, अधिकार प्रच्छा, और 5वीं कौन सी है, उत्प्रेक्षण। सामान्य किताबों में उत्प्रेक्षण अधिकार प्रच्छा की जगह लिखा हुआ मिलेगा और अधिकार प्रच्छा उत्प्रेक्षण की जगह, यानी इनका क्रम चेंज मिलेगा आपको सामान्य किताब में। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है उसमें ये क्रम है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेक्षण। आइए जानते हैं इन रिटों के बारे में। ये तो समझ में आ गया, संविधान की आत्मा कौन सा, अनुच्छेद 32 संवैधानिक अधिकारों का, बस उपचारों का अधिकार किसने कहा संविधान की आत्मा, इसको भीमराव अंबेडकर ने। इसका अर्थ क्या है, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिटें जारी करता है, और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय किसके तहत करते हैं, 226 के तहत, ठीक है। फिर इस आगे चलते हैं, अब रिटों के बारे में जानते हैं। इन रिटों का पूछा जा सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ है, परमादेश का क्या है, प्रतिषेध क्या है, उत्प्रेक्षण क्या है, अधिकार प्रच्छा क्या है। अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण को आप जाना है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ये शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए। यानी कि बंदी को प्रत्यक्षीकरण, 24 घंटे वाला मामला यहाँ पे भी आता है। ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। यानी कि व्यक्ति को सशरीर
न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। फिर है परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या देते हैं? आदेश देते हैं। ये एक नियंत्रण है जिससे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। मान लो कोई सार्वजनिक जो अधिकारी है वो कोई कार्य नहीं कर रहा, तो फिर अगर अपन न्यायालय जाते हैं तो न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? आदेश देना, परमादेश रीट जारी करता है। क्या वो आदेशित करता है ना, कि आप ये कार्य क्यों, उस कार्य की जानकारी लेता है न्यायालय, तो वह है परमादेश। फिर है प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। इस एक किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्याय कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। यानी प्रतिषेध, देखो प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण, ये तो 1, 2 और 3 अधिकार परीक्षा, परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये तो सामान्यतः नागरिकों से संबंधित है, सार्वजनिक अधिकारियों से संबंधित है। ये 2 रीटें उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध, ये दोनों न्यायालयों से संबंधित है। किससे? न्यायालयों से। प्रतिषेध होता है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है उच्च न्यायालयों को, उच्च न्यायालय उसके अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश देते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई ये आपके न्याय क्षेत्र का नहीं है, इस पे आप सुनवाई रोक दो, ठीक है, रोकना, उस कार्य को आप मत करो, रोक दो, तो वो कौन सी रिट होगी? प्रतिषेध। उत्प्रेक्षण का अर्थ होता है कि उस सूचना को उत यानी ऊपर, ऊपर की ओर, इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को लंबित मामलों को स्थानांतरित करने हेतु जारी किया जाता है। भाई ये कार्य आपका नहीं है, इसको आप ऊपर भेज दो, है ना, उत्प्रेक्षण कर दो, इसका ऊपर की ओर भेज दो। यानी कि अधीनस्थ न्यायालय किसको सूचना दे देगा? अपने उच्च न्यायालय को। जैसे उच्च न्यायालय किसको देगा? सुप्रीम कोर्ट को। तो ये दोनों। फिर अधिकार परीक्षा, इसका अर्थ है किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा इसी न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। ये अधिकार परीक्षा यानी कि व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपने ये पद किस आधार पर प्राप्त किया, आपने ये कार्य किस आधार पे किया, या आपने ये जो सार्वजनिक पद धारण किया है किस आधार पे किया, तो वो व्यक्ति को बताना पड़ सकता है। जैसे कि कोई फर्जी नौकरी लग जाता है और तो अपने मूल अधिकार का हनन हो रहा है उससे, तो अपन सुप्रीम कोर्ट के तहत जाते, तो सुप्रीम कोर्ट फिर कौन सा आदेश रिट जारी करता है? अधिकार परीक्षा। वो पूछता है उस व्यक्ति को कि भाई आपने ये पद कैसे प्राप्त किया, किस आधार पर प्राप्त किया। अगर वो उसको प्रूव कर देता है भाई ये आधार है ना, ये योग्यता है मेरी, इसलिए मैंने, तो उसको कुछ नहीं होगा, नहीं तो हटा दिया जाएगा उसको, है ना। तो ये 5 रिटें याद रखना, इनका वर्णन याद रखना, ये पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, इनका शाब्दिक अर्थ से आप समझाओगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण से शरीर प्रस्तुत करना न्यायालय के सामने। परमादेश हम आदेश देते हैं, आदेश देने की शक्ति। प्रतिषेध रोकना, उत्प्रेक्षण ऊपर की ओर भेजना या कहना सूचना देना। अधिकार परीक्षा यानी कि पूछना। प्राधिकृत या वारंट द्वारा इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। तो ये 5 रिटें थी दोस्तों। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट्स करें, मैं दोबारा पढ़ाऊँगा, है ना। लेकिन हाँ, कमेंट ज़रूर करा करो, फिर बोल रहा हूँ मैं, अच्छा लगता है। फिर है, अब देखो आपकी किताब में ये नहीं है 33, 34 और 35, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 12th के बच्चे को जानकारी होनी चाहिए, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपकी बुक में नहीं है। अनुच्छेद 12 और 13 भी आपकी ज़्यादा नहीं है, 1-2 जगह थोड़ा सा दिया हुआ है। अनुच्छेद 33, 34, 35 तो है ही नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, याद रख लेना, एग्जाम में ये नहीं आने वाला, इससे संबंधित कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। लेकिन याद करोगे तो अच्छी बात रहेगी कि अब 33, 34 वही 12 से 35 तक है। अब 14 से लेकर आपको 32 तक तो कोई भी पढ़ा देता है, टीचर भी पढ़ा देते हैं, है ना, जो जैसे जो स्कूलों में है वो भी पढ़ा देंगे टीचर। लेकिन 33, 34, 35 मुश्किल से कोई टीचर पढ़ाता होगा, मैं ऐसे सोचता हूँ। वैसे तो अगर आपको पढ़ा दें तो बहुत अच्छा है कि आप जानो इनको, लेकिन मेरे हिसाब से आपको जानना चाहिए। तो अनुच्छेद 33 में सुरक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों आदि की मूल अधिकार रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। इसका अर्थ ये है कि अनुच्छेद 33 में जो सुरक्षा बल है, अब देखो सभी सुरक्षा बल और अर्धसैनिक बल, जैसे कि अर्धसैनिक बल है CISF, CRPF, SSB, ये क्या है? अर्धसैनिक बल है ना। इनके मूल अधिकारों को संसद क्या करती है? इनके मूल अधिकारों को
उपांतरण कम करने की शक्ति है संसद के पास। जैसे मान लो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वाक स्वतंत्रता की आज़ादी, अभिव्यक्ति यानी बोलने की। अब फौजी आर्मी में है, वो आर्मी वाले कुछ भी कह सकते हैं आके बाहर कि भाई हमारा ये, हमारा तो ये है, या टैंक शांतिपूर्ण सम्मेलन की, फिर उसके बाद में बोलने की भी आज़ादी। तो उनके जो ये अधिकार हैं उनको कम किया गया है कि आपके ये दायित्व हैं, आप इस पद पे हो इसलिए आपके ये मौलिक अधिकार आपको नहीं मिल सकते, ऐसा कहा गया है। वो किसमें? अनुच्छेद 33 में। यानी कि सुरक्षा बलों, पुलिस बलों, अर्धसैनिक बलों आदि की जो शक्ति, जो मौलिक अधिकार हैं उनको उपांतरण करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ है, देखो ये आपातकाल से अलग है, ठीक है। बस आप तो ये याद रख लो, आगे भी अब चैनल पे जुड़े रहोगे तो मैं बताऊंगा आपको। फिर अनुच्छेद 34 में क्या है? मार्शल लॉ है, सैनिक शासन बोल सकते हैं इसको। अनुच्छेद 35 में मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संसद में ही निहित होगी, राज्य की विधानमंडल में नहीं। यानी कि अनुच्छेद 35 ये कहता है कि अगर मूल अधिकारों में संशोधन किया जाएगा तो वो कौन करेगी? संसद। अपनी विधानसभा, जैसे राजस्थान की विधानसभा नहीं कर सकती, राज्य और राज्यों के विधानमंडल उसमें क्या नहीं कर सकते? संशोधन नहीं कर सकते। बस संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति केवल और केवल संसद के में ही निहित है, राज्यों के विधानमंडल पे नहीं। ये आपने जाना। फिर इसके बाद में है मूल अधिकारों का अपन मूल्यांकन कर लेते हैं। मूल्यांकन में इनकी आलोचना वगैरह, या तो आपसे पूछा जाएगा कि समानता के मौलिक अधिकार का वर्णन करते हुए मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन कीजिए, है ना। अब मूल्यांकन में क्या किया जाता है? वैसे तो समालोचना की जाती है, उसके कुछ अच्छे पक्ष और उसके बुरे पक्ष। अच्छे पक्ष तो अपन ने देख लिए, भाई इतने अधिकार दिए। अब इसके आलोचना, और आलोचना भी पूछी जा सकती है कि मूल अधिकारों की 4 आलोचना लिखिए, तो आपको ये लिखनी है। मूल अधिकारों पर इतने प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि इनके बारे में कहा जाता है कि एक हाथ से प्रदान कर दिए गए तथा दूसरे हाथ से वापस ले लिए गए। अब देखो, बोलने की आज़ादी भी दे रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी भी दे रहे हैं, और उस पर प्रतिबंध भी लगा रहे हैं। तो कुछ आलोचक ऐसे कहते हैं कि मूल अधिकारों की तो प्रकृति, इन पे इतने प्रतिबंध है कि एक हाथ से ले लिए, दूसरे हाथ से वापस ले लिए। एक हाथ से तो प्रदान कर दी और दूसरे हाथ से वापस ले ली। फिर आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है। देखो सब मैंने यहाँ लिख दिया है, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता। 2 अधिकारों को नहीं निलंबित, हटाया नहीं जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता, 20 और 21 को। इसके अलावा अगर आपातकाल लग गया, है ना, तो फिर आपके अधिकारों का क्या कर दिया जाता है? निलंबन कर दिया जाता है। इस आधार पर भी आलोचना की जाती है। मूल अधिकारों के अंतर्गत अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति जनजाति के जो विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई थी, उसका प्रयोग वोटों की राजनीति के लिए किया जाने लगा है। यानी कि जो अब उनको संविधान ने संरक्षण तो इसलिए दिया था कि वो कमजोर वर्ग था, है ना, और उसका अब प्रयोग किसमें करने लग गए? वोटों की राजनीति के लिए, ठीक है। तो ये भी आलोचना है। मूल अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाने की प्रक्रिया जटिल है। कई व्यक्ति समझदार नहीं है, शिक्षा का अभाव है, अशिक्षित हैं लोग, तो वो जा ही नहीं पाते। क्यों? अरे कईयों को तो मूल अधिकारों का ही पता नहीं है। कई तो ऐसे हैं जिनको मौलिक अधिकार ही पता नहीं है। मैं सोचता हूँ कि संपूर्ण मौलिक अधिकार लास्ट 60% व्यक्तियों को पता होंगे, 40% व्यक्तियों को तो अपने मौलिक अधिकार। इसीलिए कहता हूँ मौलिक अधिकारों की नॉलेज तो बहुत आवश्यक है, ये तो अपने लिए जरूरी है। तो 5वां है, मौलिक अधिकारों में व्यक्ति के लिए कई मूलभूत अधिकार जैसे रोजगार का अधिकार आदि को शामिल नहीं किया गया, ठीक है। तो ऐसे स्वास्थ्य का जो अधिकार है उसको शामिल नहीं किया गया, है ना। तो ऐसे कई अधिकार है जिनको शामिल ही नहीं किया गया, है ना। कम अधिकार दिए गए हैं। तो ये इन आधारों पे आलोचकों ने आलोचना की है ना। तो ये भी आप ध्यान रखें। फिर इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कल। थैंक यू। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा आज मौलिक अधिकारों वाला चैप्टर पूरा कर लिया है। कौन कौन से अधिकार पढ़ लें अपने? देखो, भाग 3 शुरू होता है अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। अनुच्छेद 12-13 राज्य की परिभाषा पढ़ा दी थी, 12 से शुरू होता है। और जो अधिकार है वो कितने हैं? 6। पहला कौन सा है? समानता का अधिकार, समानता का 14 से लेकर 18 तक। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तीसरा कौन सा है? तीसरा है शोषण के विरोध अधिकार, 23 और 24। चौथा कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से लेकर 28 तक, है ना।
पांचवा कौन सा है, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में। और छठा कौन सा है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले कितने थे, 7, मूल संविधान में कितने थे, 7, कौन सा हट गया, संपत्ति का अधिकार, कौन से अनुच्छेद में था, 31 में, कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटा, सातवां जो ये अपन कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था वो किस आर्टिकल, वो किस अमेंडमेंट में हटा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। अब अगला वीडियो बनाएंगे नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों पर, फिर आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो सब कमेंट करें, और इसमें क्या कमी रह गई कि और क्या सुधार अपन कर सकते हैं उसके बारे में आप कमेंट करें। इस वीडियो में आपको क्या समझ में नहीं आया वो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को बताएं, यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक अपना। और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। ओके, बाय दोस्तों।